आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो है तो बेहद संवेदनशील, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के नजरिए से उस पर बात करना बिल्कुल जरूरी है। अक्सर हमने इस विषय को लेकर कई तरह की चर्चाएं सुनी हैं, लेकिन इसके पीछे की जो असली जटिलताएं हैं उन पर बहुत कम बात होती है। हम बात कर रहे हैं पुरुष आत्महत्या के संकट की। समाज में कई तरह के दावे किए जाते हैं, कुछ कानूनी, कुछ सामाजिक और कुछ भावनात्मक। लेकिन इन दावों का असल संदर्भ क्या है और सबसे जरूरी बात, जमीनी हकीकत क्या है? चलिए बिना किसी देरी के सीधे मूल स्रोतों और डेटा के जरिए इस पूरे मुद्दे को एक निष्पक्ष नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत एक ऐसी निर्विवाद सच्चाई से करते हैं जो इस पूरी चर्चा का आधार है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी 2023 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत में होने वाली कुल आत्महत्याओं में 72% से ज्यादा हिस्सेदारी पुरुषों की है। जरा इस आंकड़े की भयावहता पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये चीख चीख कर बता रहा है कि ये समस्या कितनी विशाल है और इस पर तुरंत ध्यान देने की कितनी सख्त जरूरत है। तो इस विश्लेषण में हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले संकट का दायरा, फिर कानूनी भेदभाव का तर्क, उसके बाद आंकड़े असल में क्या कहते हैं, फिर घातकता या लिथैलिटी का कारक और आखिर में प्रणालीगत समाधान। हम हर एक पहलू को बिल्कुल व्यवस्थित और निष्पक्ष रूप से देखेंगे। भाग 1, कानूनी भेदभाव का तर्क। आइए सबसे पहले उन तर्कों को समझते हैं जो जेंडर विशिष्ट कानूनों को लेकर कानूनी विद्वानों और पुरुषों के अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए जाते हैं। यहाँ कानूनी बहस के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A है, जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 बन चुकी है। इसका मूल उद्देश्य बहुत साफ है, महिलाओं को घरेलू क्रूरता और दहेज की मांगों से बचाना। एक पितृसत्तात्मक समाज में इस तरह की सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक दावा यह भी है, जिसे पुरुषों के अधिकार कार्यकर्ता मजबूती से उठाते हैं, कि इन कानूनों का इस्तेमाल तलाक के मामलों में या जबरन वसूली के लिए एक हथियार के रूप में हो रहा है। उनका तर्क है कि झूठे मुकदमों के डर और कानूनी प्रक्रिया के दौरान होने वाले सामाजिक बहिष्कार की वजह से पुरुषों में भयंकर मानसिक तनाव पैदा होता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का कोई आरोप नहीं है। खुद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस कानूनी टकराव से होने वाले नुकसान को माना है। न्यायालय का स्पष्ट कहना है कि इन आपराधिक मुकदमों से एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचता है। कलंक इतना गहरा होता है कि अगर कोई इंसान कानूनी रूप से बेगुनाह साबित भी हो जाए, तब भी वो ट्रॉमा, वो आघात आसानी से नहीं मिटता। यह एक बहुत ही गंभीर सिस्टमैटिक चिंता है। भाग 2, आंकड़े क्या बताते हैं। कानूनी तर्कों को समझने के बाद अब वक्त है कि हम शोर शराबे से थोड़ा बाहर आएं और 2015 से 2022 तक के एनसीआरबी के ठोस आंकड़ों पर नजर डालें। देखते हैं कि डेटा खुद क्या कहानी बयां कर रहा है। यहां सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि हमारी आम धारणा और वास्तविकता में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। टीवी बहसों और सोशल मीडिया को देखकर अक्सर यही लगता है कि शादी या तलाक के विवाद ही पुरुष आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन 2015 से 2022 का डेटा बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। आंकड़ों के मुताबिक विवाह संबंधी समस्याएं केवल 3.28% आत्महत्याओं की वजह हैं। इसके उलट पारिवारिक समस्याएं सबसे बड़ा कारण है, जो 30% से भी ज्यादा है। और उसके बाद नंबर आता है बीमारी का, जो 17% से ज्यादा है। साफ है कि इस संकट की जड़ें सिर्फ वैवाहिक विवादों से कहीं ज्यादा गहरी और बड़ी हैं। और इसी विवाह संबंधी डेटा के अंदर एक और ऐसा तथ्य छिपा है जो किसी को भी चौंका सकता है। उस छोटे से 3.28% के हिस्से में भी आत्महत्या का सबसे बड़ा ट्रिगर तलाक या दहेज के मामले नहीं है, बल्कि असल कारण है शादी का न हो पाना या विवाद तय न हो पाना। ये अकेला कारण 10,000 से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। ये सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि हमारे समाज में शादी से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक उम्मीदें किसी इंसान पर कितना भयानक मानसिक दबाव डाल सकती हैं। भाग 3, घातकता या लिथैलिटी का कारक। अब हम एक ऐसे नैदानिक यानी क्लिनिकल पहलू की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम लेकिन अक्सर सबसे अनदेखा हिस्सा रहता है। यहां मन में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि अगर आत्महत्या के प्रयासों की बात करें तो वहां महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, फिर भी वास्तविक मृत्यु दर में पुरुषों का आंकड़ा इतना अधिक क्यों है? इस खाई की असल वजह आखिर क्या है? इसका जवाब है लिथैलिटी फैक्टर या घातकता का कारक। और सच कहूं तो ये आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं।
स्रोत बताते हैं कि पुरुष अपनी जान लेने के लिए ऐसे तरीकों का चुनाव करते हैं जो अत्यधिक हिंसक और तुरंत जानलेवा होते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रेन के सामने कूदने के मामले में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 61 और 10 का है। करंट लगाने के मामले में यह 35 और 10 का है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुरुषों द्वारा चुने गए तरीकों में बचाव या मेडिकल इंटरवेंशन की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। ये एक बेहद कड़वी और दुखद सच्चाई है। भाग 4, सामाजिक कलंक और विषाक्त पुरुषत्व यानी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। अब तक हमने आंकड़े और तरीके देखे, लेकिन अब उस सामाजिक ढांचे को समझना होगा जो पुरुषों को इस कगार पर ले आता है। 85%। 2022 के एक सर्वेक्षण का ये आंकड़ा हैरान करके रख देता है। अपनी जान लेने वाले 85% पुरुषों ने अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले कभी भी किसी से मदद नहीं मांगी, कभी किसी थेरेपी या मानसिक स्वास्थ्य सहायता की ओर कदम नहीं बढ़ाया। वो बस खामोशी से अंदर ही अंदर घुटते रहे। पर क्यों? इस खामोशी की सबसे बड़ी वजह है पुरुष होने का बोझ। हमारे समाज में पुरुषों से हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो भावनात्मक रूप से बिल्कुल चट्टान की तरह हों और आर्थिक रूप से हमेशा सफल रहें। वो पुरानी कहावत है ना कि लड़के रोते नहीं हैं। इसी सोच की वजह से अगर कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करे या थेरेपी ले तो उसे कमजोर मान लिया जाता है। इसके साथ ही मीडिया का वो पक्षपात भी है जो पुरुषों को ज्यादातर अपराधी या आक्रामकता के प्रतीक के रूप में ही दिखाता है। इस घुटन भरे माहौल में एक पुरुष के लिए अपनी कमजोरी दिखाना या किसी से मदद मांगना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भाग 5, प्रणालीगत समाधान और रोकथाम। कानूनी दावों, आंकड़ों की सच्चाई और सामाजिक कलंक का विश्लेषण करने के बाद अब वक्त है कि हम समाधान की तरफ बढ़ें। वो साझा और व्यावहारिक समाधान जो इस सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए बहुत जरूरी हैं। विशेषज्ञ एक सुर में कहते हैं कि हमें ग्रास रूट लेवल पे यानी जमीनी स्तर पर काम करना होगा। सबसे पहली जरूरत है जेंडर न्यूट्रल आत्महत्या हेल्पलाइन की, जहां पुरुष बिना किसी हिचकिचाहट के कॉल कर सकें। दूसरा है आत्मीयता जैसे सामुदायिक गेटकीपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो आम लोगों को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो संकट में फंसे लोगों की पहचान कर सकें। और सबसे जरूरी, समाज में पुरुषों के लिए ऐसे सेफ स्पेस या सुरक्षित स्थान बनाने होंगे जहां वो बिना किसी जजमेंट के अपने मन का बोझ हल्का कर सकें। इस मजबूत सपोर्ट सिस्टम के बिना इस संकट को रोकना मुमकिन नहीं है। और अब ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ हमारे सामने वो कानून हैं जो सदियों से प्रताड़ित महिलाओं की रक्षा के लिए बने हैं, जिन्हें मजबूत रखना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ हमें उन खामोश और टूटते हुए पुरुषों के लिए भी एक सुरक्षा जाल बुनना है जो सामाजिक और कानूनी दबावों में अपनी जान गंवा रहे हैं। समाज इन दोनों के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? इस सवाल का जवाब ही एक न्यायसंगत और स्वस्थ समाज की नींव तय करेगा। सोचने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। आज की इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।